हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स जहाँ से ट्रेड कर रहे थे अब पॉलिटिकली शासन के साथ जुड़ गए और उस तरीके से काम करने लगे। तो हम अब सेकेंड बैटल के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ द बैटल ऑफ वैंडी वॉश, जो कब हुई थी 1759 to 60। अब इस बैटल में क्या था हम ये पढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस बैटल का। मैंने आपको पहले भी बताया था जब ट्रेड के लिए 70s में ये लोग आए थे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, पोर्तुगीज़ भी आए थे। तो ये जब सब आए थे डच और पोर्तुगीज़ के साथ ब्रिटिशर्स का उनका ट्रेड पहले ही इंडिया में ख़त्म हो चुका था। बट अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो ये ब्रिटिशर्स को इक्वल कंपटीशन देते थे। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स हमेशा एक टक्कर बना के रहते थे कि जितना फ्रेंच ट्रेडिंग में गेन कर रहा था उतना ही ब्रिटिशर्स भी ट्रेडिंग में गेन कर रहा था। बट बंगाल में जब ये लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, जब बंगाल में हुई तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ से फ्रेंच को हटा दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे हमारा पॉलिटिकली राइट है तो अब आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से फ्रेंच हट जाता है बंगाल से। और हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि मद्रास और पौंडीचेरी वो हमेशा से एक सेंट्रल ट्रेड रहा है, किसका, ब्रिटिशर्स का। वहीं पे कोरोमंडल कोस्ट साउथ की तरफ अगर हम देखें तो फ्रेंच का हमेशा से ही वहाँ ट्रेड जमा हुआ रहा है। अब जमे हुए ट्रेड से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे एकदम सेंटर है उस ट्रेड का वहीं से हर चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। 1740 से जब से हम इनका आना देखते हैं, फ्रेंच और ब्रिटिश, मतलब फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा एक स्टेट ऑफ वॉर में रहे हैं, हमेशा से एक द्वंद्व में रहे हैं। किस चीज़ का द्वंद्व था उन लोगों के बीच, एक इक्वल, एक जब होता है ना आपके जो साथ वाला है वो भी उतना ही कॉम्पिटिटिव, उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही आपको सेम कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो आप एक स्टेट सेम लेवल ऑफ वॉर में रहते हो। उसी स्टेट ऑफ वॉर में ये लोग शुरू से ही थे। तो ये जो सीरीज ऑफ वॉर है हम इसको 3 कार्नाटिक वॉर्स में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ये एक वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की, और जब हम इन वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली ये जो वॉर है ये सिर्फ ट्रेड पे ही है कि कौन कहाँ ट्रेड करेगा, कितना ट्रेड करेगा। तो ये जब लड़ाई हुई तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए और ट्रीटी साइन हुई। अब हर लड़ाई में आप देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ट्रीटी साइन हुई, लड़ाई हुई, डिफीट हुई, ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी का क्या मतलब है, तो बेसिकली जब दो लोग लड़ते हैं, दोनों तरफ से लड़ाई होती है, तो या तो आप पूरा कैप्चर कर लेते हैं या फिर आप एक बिल्कुल साइन करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें आप बोलते हैं हमारी ये मांगे पूरी करो। तो ऐसी ट्रीटीज ब्रिटिशर्स साइन करते थे, वो पूरा कैप्चर नहीं करते थे, वो ट्रीटीज साइन करते थे। उन्हें जितना मुनाफा चाहिए, उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो उस ट्रीटी में डाल देते थे और उनको उस वॉर से जो वो चाहते थे वो उनको उस ट्रीटी से मिल जाता था। तो उन्होंने इस ट्रीटी में मद्रास मांगा और ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया। अब हम सेकेंड कार्नाटिक वॉर में देखते हैं जो पौंडीचेरी में हुई थी। उस टाइम पे गवर्नर थे डुप्लेक्स। ये भी वॉर जीत कर, मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई होती है यहाँ पे, और वो लोग बोलते हैं कि हम अब एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें दोनों की जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो अलग अलग रहेंगे और दोनों एक दूसरे के ट्रेड में अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब ये ट्रीटी साइन हो जाती है और चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ नॉर्थ में राज कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे फ्रेंच ने थोड़ा सा सदर्न पोर्शन ले लिया था और ब्रिटिशर्स पे इतना टाइम नहीं था कि वो कर्नाटक जाके वॉर देखें या फिर उनसे लड़ें या ट्रेड करें। वो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया से बहुत खुश थे और अच्छे खासे रिसोर्सेज निकाल रहे थे। बट अब हम थर्ड कार्नाटिक वॉर, जिसको मैं नाम दिया है बैटल ऑफ वैंडी वॉश, आप ये देख सकते हैं, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है ये सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर है। क्यों इस वॉर का इतना इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच को एकदम निकाल दिया गया, ब्रिटिशर्स ने एकदम निकाल दिया। कैसे निकाला, अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में पॉलिटिकली पावर गेन कर ली, तो वो पूरा रिसोर्सेज बंगाल से ले रहे थे जो उनके लिए ईजी हो जा रहा था इंडिया के बाकी राज्यों में राज करना। क्यों, क्योंकि अब रिसोर्सेज उन पर पूरा एक्सेस था, उस रिसोर्सेज को निकालने पे उनकी वो पूरी राइट थी और वो आसानी से उन रिसोर्सेज को निकाल रहे थे। सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कंप्लीट सुप्रीमेसी की डिमांड करी। कंप्लीट सुप्रीमेसी से आप क्या समझते हैं कि अब तो पूरा
हिंदुस्तान हम ही हथियाएंगे, हमारा ही राज चलेगा। तो अब उनको लगा कि फ्रेंच तो इक्वल कंपटीशन है, तो जब आप किसी चीज़ को इक्वल कंपटीशन मांगते हो, आपको लगता है ये हमारी टक्कर का है, तो उसको आप सबसे पहले निकाल फेंकोगे ना। तो बस वही ब्रिटिशर्स ने किया, उन्होंने कंप्लीट सुप्रीमेसी की डिमांड करते हुए इस लड़ाई में फ्रेंच को बाहर निकाल दिया। ओके, सो अब हमने देख तो लिया कि वैन डी वॉश की जो बैटल थी उसमें फ्रेंच हट गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरी बैटल की तरफ, जो था बैटल ऑफ बक्सर। ये भी अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम देखें कि मॉडर्न इंडिया में इस बैटल का क्या महत्व है, तो वो बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जैसे कि प्लासी में हम देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकली घुसे हैं, बक्सर की लड़ाई में इनका थोड़ा दबदबा और बनता हुआ दिखा। तो ये बैटल कब हुई थी? 64 में, 1764 में। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मीर जफ़र एज अ नवाब, उन्होंने मीर जफ़र को पपेट बना दिया। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और समझ पाएंगे कि मीर जफ़र को उन्होंने नवाब कैसे बनाया। मीर जफ़र को नवाब बनाया, वो उनकी मांगे इतनी पूरी नहीं कर पाए, तो ये तो सिर्फ पपेट थे, इनको हटा दिया। अब इन्होंने 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र, इनको नवाब बनाया। और मीर कासिम जो थे वो खुद चाहते थे नवाब बनना। तो जो किंग मेकर, अब मैं इसका नाम किंग मेकर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपने देखा कि कैसे किंग बना रहे हैं, किंग खुद नहीं बन रहे, ये अपनी कॉन्स्पिरेसी से, अपनी डिप्लोमेसी से, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से ये किंग बना रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं। तो जो किंग मेकर थे, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने मीर कासिम की हेल्प करी और इसको नवाब बनाया। बट अब क्या होता है 1760 में, मीर कासिम भी इनकी इतनी मांगे पूरी नहीं कर रहे थे। अब होता है ना, मैंने आपको टॉफ़ी दिया, बोलोगे चलो चॉकलेट भी दे दो, या फिर मैंने आपको बोला ये मैं आपको 40 रुपये का पेन दे रही हूँ, आप उम्मीद करोगे अरे मैं आपको अगली बार 80 रुपीज़ का पेन दूँ या 100 रुपये का पेन दूँ। तो बस अब वही हुआ। अब इन्होंने सोचा कि अब हम और गेन करेंगे, हम और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब जब निकालने की बात हुई, एक्सट्रैक्ट करने की बात हुई, जितनी भी बंगाल पे चीज़ें थी, तो मीर कासिम भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा ये तो पपेट है, ये पपेट अब किसी काम का नहीं है। अब जो मीर जफ़र था वो बेचारा हमारे लिए कुछ कर रहा था, उसी को वापस ले लेते। तो उन्होंने सोचा मीर जफ़र को हम वापस से नवाब बना देते हैं। बट ये जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो डिप्लोमेसी थी, ये मीर कासिम समझ गए और वो भाग गए, वो बंगाल से भाग गए। भाग के कहाँ गए? वो गए सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला वही जिनके साथ बैटल ऑफ प्लासी हुआ। गए मुगल एम्परर के पास, दो थे शाह आलम II। उस टाइम पे कौन थे मुगल एम्परर? शाह आलम II और मीर जफ़र। ठीक है, तो अब ये इन लोगों के पास गए और इन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मीर कासिम को लगा हम जब एक साथ इकट्ठा होकर लड़ लेंगे तो क्या पता हम ब्रिटिशर्स को हरा दें। और इन्होंने वहीं से जो इनकी सिर्फ 40,000 आर्मी थी वो 60,000 हुई और ये तीनों कमांडर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। बट इनको ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स कितने पावरफुल हैं। मैंने हमेशा से आपको जब पढ़ा रही हूँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जब कुछ भी करते थे कि इनकी जो आर्मी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अपनी आर्मी को अच्छी सैलरीज देते थे, अपना इनकी जितनी भी मिलिट्री थी इनको बहुत अच्छे से इन्होंने पाल पोस रखा था। तो इनकी मिलिट्री ज़्यादा भी थी। ज़्यादा कैसे थी? अब इन लोगों की जो मिलिट्री है वो तो इंडिया की मिलिट्री है ना, इनकी बाहर के भी लोग हैं जो ब्रिटिशर्स ये अपने साथ मिलिट्री लेकर आए थे। और मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव इनको और एक्स्ट्रा सैलरीज वगैरह देकर, सैलरी कैश में देकर इंडिया के भी जो मिलिट्री है उसको भी अपनी तरफ ले रहे थे। यहाँ पे हम लड़ाई देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ पे क्या हुआ बैटल फील्ड में, इनको जब हम लड़ते हैं तो हमको समझ आ जाता है ना ये तो हम जीत जाएंगे, कॉन्फिडेंस होता है। बट कभी कभी आपको लगता है अरे ये तो हमसे ज़्यादा ताकतवर निकला, नहीं ये तो हम लड़ ही जाएंगे। तो उनको लगा मरने से तो बेहतर है छोड़ दो लड़ाई भाई। तो सिराजुद्दौला भाग गए, बैटल फील्ड से भाग गए। मीर कासिम को लगा यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा है, जब तक ये लड़ रहे हैं मैं जाके बंगाल के विलेज में जाता हूँ और रेवेन्यू कलेक्ट करता हूँ। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे और जो मुगल्स थे
वो फेल हो गए, वो लड़ाई नहीं जीत पाए। तो बहुत बुरी तरीके से ये तीनों कमांडर्स, तीन मिलके भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए और ये बिल्कुल एकदम फेल हो गए और बक्सर बहुत बड़ा फेलियर बना। अब फेलियर क्यों बना, हम एक कारण जान लेते हैं फेलियर का, जो है ओन इंटरेस्ट। ओन इंटरेस्ट में यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, खुद की इंटरेस्ट क्यों बोल रही हूँ, सिराजुद्दौला ये क्यों करना चाहते थे ये लड़ाई, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी प्लासी में जो हुआ था ये उससे बहुत अपसेट थे, बहुत नाराज थे और ये वापस अपनी गद्दी हथियाना चाहते थे। मुगल एम्परर, मुगल्स का तो हम हमेशा से ही पढ़ते हैं, शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, तो ऑब्वियसली ये भी चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स बहुत कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बढ़ रहे हैं, मैं तो सुप्रीम हूँ ना, मेरी सुप्रीमेसी बनी रहे। और वहीं पे मीर जफ़र क्यों वहाँ पे इस लड़ाई में पार्ट ले रहे थे, क्योंकि मीर जफ़र वैसे भी पपेट था, मीर जफ़र को उन्होंने मीर कासिम के लिए ही हटाया था। तो तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे वहाँ पे। अब डी डी महाजन, हु वाज डी डी महाजन, ही इज़ ए हिस्टोरियन, और इनका बोलना है कि इसलिए ये लड़ाई हार गए थे क्योंकि कोई हायरार्की नहीं थी। अब क्या होता है, 4-5 लोग का जब ग्रुप बनता है ना, आप लोग भी जब ग्रुप बनाते हैं, अरे इससे लड़ने जाएंगे कुछ होगा, तो उसमें से एक होता है जो आप लीड करता है, ऐसे लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर आप कुछ करने भी जा रहे हैं तो एक होता है प्लान मेकर जो आपका प्लान बनाता है, ठीक है, और अब बाकी आप सब उस प्लान में हाँ हाँ हम ही भरते हो और तब जाके वो प्लान एग्जीक्यूट होता है और फाइनली कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई हायरार्की नहीं थी, कौन लड़ेगा, किसको संभालेगा, कैसे आर्मी कौन देखेगा, कौन सी चीज़ क्या देखेगा, ये इनका डिसाइड ही नहीं था। तीनों बस चल पड़े लड़ने, इन्हों लगा हम तो 3 हैं, ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, और ये बहुत बड़ा एक फेलियर था कि बक्सर में ये बहुत बुरी तरह हार गए। ओके, सो अब जब ये हार गए इतनी बुरी तरीके से, तो मैंने हमेशा बताया है लड़ाई के बाद क्या होता है, ट्रीटी साइन होती है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ट्रीटी साइन हुई। बक्सर ने 3 ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अवध, ट्रीटी ऑफ बंगाल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इन ट्रीटीज में क्या क्या था आइए पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ अवध, सिराजुद्दौला के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी और इन्होंने इस ट्रीटी में बोला कि हम सेफ गार्ड करेंगे। सेफ गार्ड से क्या बोलना चाहते थे कि आप हमारी आर्मी को पैसे देते रहिए जिससे हम अपनी आर्मी को मेंटेन कर पाएँ और इंडिया में कोई और राज्य आप पे अटैक नहीं करेगा, और अगर अटैक करता है तो हमारी आर्मी लड़ेगी आपके लिए, आप सुरक्षित रहेंगे। तो अब जब हार गए तो ट्रीटी तो साइन करनी बनती थी, तो सिराजुद्दौला ने सेफ गार्डिंग की ट्रीटी साइन करी। अब हम सेकेंड ट्रीटी की ओर बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द ट्रीटी ऑफ बंगाल। इस ट्रीटी में क्या हुआ, ये ट्रीटी मीर कासिम के साथ साइन हुई। इन्होंने इसमें बोला कि बंगाल के जो राइट्स हैं, दीवानी और निजामत, दीवानी और निजामत एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, राज्य के जो ओनिंग पावर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है मिलिट्री राइट्स होते हैं, डिफेंस राइट होते हैं, रेवेन्यू राइट्स होते हैं, तो ये राइट्स इन्होंने ले लिए। इन्होंने बोला हमको दीवान मत बनाओ, हमको निज़ाम मत बनाओ, बट जो राइट्स होते हैं एक राजा के, एक निज़ाम के, वो राइट्स हमको दे दो। उस टाइम पे सूबादर होते थे जो इन राइट्स के जिन निज़ाम इनको चुनता था और इनको वो राइट्स देता था अपने लिए। जो सूबादर होते थे ये निज़ाम के लिए ही काम करते थे। बट अब क्या हुआ, निज़ाम तो ओन नहीं कर पा रहे हैं ना उस तरीके से, निज़ाम तो सिर्फ एक पपेट है। तो इन्होंने बोला जो सूबादर है वो हमें बना दो। किसको बना दो, ब्रिटिशर को बना दो, सूबादर हमें ही बना दो। सूबादर के पास कौन सी राइट्स थी, अभी मैंने आपको बताया दीवानी और निजामत, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है इन्होंने ले ली। उन्होंने कहा कि हमको ये राइट्स दे दो। तो आप देख रहे हो कैसे पॉलिटिकली कंट्रोल ये कर पा रहे हैं। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मुगल एम्पर हमने हमेशा से देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो शाह आलम टू के साथ ये जो लड़ाई हुई और जो हार गए, इन्होंने बोला चलो बेटा हो गया तुम्हारा, निकलो अब सरेंडर करो यहाँ पे। तो इनको सरेंडर करना पड़ा। इनको बोला आप इलाहाबाद ही रहोगे, आप यहाँ नहीं आओगे, दिल्ली वापस नहीं जाओगे, इलाहाबाद रहोगे। और इनको भी वो मानना पड़ा, हार गए थे ना लड़ाई में, तो अब ये इलाहाबाद रहेंगे और 20 लाख पर एनम ये इनको देते रहेंगे। 20 लाख पर एनम ये ब्रिटिशर्स को देते रहेंगे। तो ये ट्रीटी भी साइन होती गई। और इस ट्रीटी से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम जब कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं
इनका जो पॉलिटिकली गेन की बात करते हैं वो हम 5 फेजेस में देखते हैं। फर्स्ट फेजेस में हमने यही 3 बैटल्स के बारे में पढ़ा। इन 3 बैटल्स के बाद हम आते हैं सेकेंड फेज विच वाज द फेज ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। यहाँ पे सेफ गार्डिंग और ट्रीटीज की बात करी तो यही वो ट्रीटीज हैं जो साइन हुई, जो 1813 तक लड़ते गए और ये ट्रीटीज साइन होती गई। ये ट्रीटीज का फेज चलता रहा। ये वो सेकेंड फेज है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी लास्ट वीडियो में। सो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसी फ्लो चार्ट से नोट करिए कि जब आप ये पढ़ें तो आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। ओके, सो अब जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत स्मार्ट थे। वाज द गवर्नर जनरल, ही वाज वेरी स्मार्ट। इन्होंने जो अवध था उसको अनेक्स नहीं किया, मतलब उस पर जब इनका पूरा कंट्रोल हो गया तो अवध के साथ इन्होंने ट्रीटी तो साइन करी सेफ गार्डिंग की, बट उसको पूरा हथियाकर उसको बेचा नहीं, उसको अनेक्स नहीं करा। क्यों नहीं करा? इन्होंने सोचा कि अवध को छोड़ देते हैं सुप्रीम पावर के लिए। कौन सी सुप्रीम पावर? मराठास के लिए। उन्होंने कहा अरे हम क्यों लड़ें सिराज से, हम क्यों इसको मारें, फिर अपनी आर्मी को लगाएं, इतना पैसा दें। तो उन्होंने इसके साथ ट्रीटी साइन करते हुए अवध को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अवध को जब इन्होंने ऐसे ही छोड़ा, उस टाइम पे अफगान जो थे वो आ रहे थे, लड़ाई के लिए आ रहे थे। किसके साथ आ रहे थे? वो दिल्ली पे अपना दबदबा बनाना चाहते थे और दिल्ली पे उस टाइम पे कोई था भी नहीं। जैसे कि आपने देखा उस ट्रीटी में इन्होंने बोला अब आप दिल्ली नहीं जाएंगे, अब आप इलाहाबाद ही रहेंगे। सो मुगल्स जो थे और जो सिराज जो थे, इन्होंने मिलकर मांगी हेल्प मराठास से जो साउथ के थे। इन्होंने बोला भाई आप सुप्रीम हो, आप यहाँ आके हमारी थोड़ी हेल्प कर लो और हमें जो अफगान का जो रूलर था अहमद शाह, उसके साथ हमारी लड़ने में मदद करो। तो मराठास आए और वहाँ से मराठास भी आ रहे थे, अफगान्स भी आ रहे थे। तो ये बेसिकली एक जगह पे टकरा गए और वो जो जिस बैटलफील्ड में टकराए उस बैटलफील्ड का नाम है पानीपत। तो 1761 में ये हुई थी विच वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल से आप थर्ड बैटल जब पढ़ ही रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो बैटल थी पानीपत में 2 और बैटल पहले भी हो चुकी थी। तो उसके बारे में हम कभी बाद में जानेंगे, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पर जो अफगान थे विच वॉज अहमद शाह और जो बाकी मराठा मुगल्स थे, इन्होंने साथ में मिलकर द्वंद्व किया, लड़ाई करी। 1761 में ये लड़े और ये लड़ाई हार गए। कौन हारे? मराठास, मुगल्स, ये हार गए इस लड़ाई में। बहुत बड़ा चीज़ था। मुगल जो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, मराठास जितने पावरफुल थे, जो मुगल्स को इक्वल कंपटीशन समझते थे, वो सिर्फ अब अहमद शाह से हार गए। तो आइए इसके फेलियर के रीजंस जानते हैं। सबसे पहला गुरिल्ला वॉरफेयर। मराठास जो थे ये पहाड़ में लड़ते थे। अब पहाड़ की जो टेक्निक्स हैं और जो प्लेन जगह बैटलफील्ड की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत अलग होती हैं। पहाड़ में आप छुप जाते हो और फिर कहीं से मार रहे हो, या आपको पता होता है कौन सी जगहों में कहाँ से छुपना है या कौन सा निशाना किस तरीके से लगेगा, ऊपर नीचे पहाड़ उसी तरीके के बने होते हैं। सो अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर थे तो इनको समझ नहीं आया हम प्लेन में लड़े तो लड़े कैसे। सेकेंड, नो परमानेंट आर्मी। इस ये जो बैटल है इससे हम देखते हैं कि जो मराठास थे उनकी परमानेंट आर्मी नहीं थी। अब आपका राज्य है, आप पैसेदार हैं, बॉडीगार्ड्स तो रखोगे ना और परमानेंट बॉडीगार्ड्स रखोगे, बट ये लोग नहीं रखते थे। ये पिंडारीज को हायर करते थे। कौन थे ये पिंडारीज? ये बेसिकली ट्राइब्स हुआ करते थे उस टाइम पे, और ये उन्हीं को थोड़े टाइम के लिए हायर करते थे, पैसे देते थे और भगा देते थे। तो ट्राइब्स क्यों हायर करते थे? पहाड़ में कौन रहते हैं? ट्राइब्स ही तो रहते हैं। पहाड़ की लड़ाई करते थे तो ट्राइब्स को हायर करते थे। अब जब कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, कहाँ मिलते इनको उस टाइम पे एकदम से पिंडारी? और मिलते भी तो पिंडारीज भी तो इसी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड थे, पहाड़ की वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। और यहीं से हम देखते हैं जब परमानेंट आर्मी नहीं थी तो परमानेंट ट्रेजरी भी नहीं थी। पैसा कैसे आएगा? पैसा भी तो उसी तरीके से आता है, तो इन पे ट्रेजरी भी उस टाइप की नहीं थी। तो थर्ड बैटल्स में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हारने के अलावा हम सिर्फ यही देखते हैं कि अहमद शाह ने दिल्ली को लूटा, बहुत अच्छे से लूटा और वापस अफगानिस्तान भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं इस लड़ाई में कि जो मुगल्स थे और जो मराठास थे उनका जो दबदबा था वो एक्सपोज हो गया। इतनी बुरी तरीके से वो हार गए बाहर के किसी आए हुए अपने ही देश में कि लोगों को होता है ना, अरे यार ये तो हार गया, इससे क्या होगा अब। तो
तो वो अब चीज़ लोगों के दिमाग में आ गई थी, खासकर ब्रिटिशर्स के दिमाग में आ गई थी कि अब तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, अब हम आराम से और लूटेंगे बंगाल के, अब हम बाकी दूसरे राज्य को भी लूटेंगे। सो कार्ल मार्क्स हु इज अ मार्क्सिस्ट, ये भी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, इनका बोलना है कि इंडियंस को इंडियंस पे ही ट्रस्ट नहीं था। अब इंडियंस को इंडियंस पे ट्रस्ट नहीं था, इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया मीर जफर को जब नवाब बनना था तो वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बनना था, अपने ही रिलेटिव के अगेंस्ट उसको नवाब बनना था। वैसे ही मीर कासिम को मीर जफर के अगेंस्ट नवाब बनना था। तो इन्होंने जब हेल्प मांगी तो अपने ही लोगों से हेल्प नहीं मांगी, इन्होंने बाहर के लोगों से हेल्प मांगी। तो अब आप होते जब आपका फैमिली मैटर होता है वह फैमिली में ही डिस्कस करते हो ना, बाहर किसी पे जाते हो वो 10 बातें करता है, कुछ करता है या कुछ ऐसा कर देता है। तो बस वही हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनकी जो आपसे संबंध थे, जो खराब संबंध थे, उनका फायदा उठाते हुए पॉलिटिकली गेन करते चले गए। अब बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट फॉर्म करी। तो ये डुअल गवर्नमेंट, डायरकी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या थी? डुअल गवर्नमेंट मतलब दो तरीके की गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थी और नवाब की भी थी। अब ये दो कैसे हुई? जैसे मैंने आपको ट्रीटी में बताया, इन्होंने राइट मांगे निजामत के, मतलब नवाब के, बट बोला नवाब हम नहीं बनेंगे। तो दो तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई ना। तो अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया के में क्या क्या आता है। पावर, उन पे पावर थी किसकी? दीवानी और निजामत की, जो मैं आपको अभी समझाया है। निजामत और दीवानी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होती हैं और ये राइट्स इनको मिली हुई थी। नो अकाउंटेबिलिटी, अब जब ये गवर्नमेंट बैकफुट पे है तो ये गवर्नमेंट किसको अकाउंट्स देगी? किसी को अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी इन पे, ये अकाउंट ही नहीं देती थी किसी को। साथ ही साथ कलेक्ट रेवेन्यू, ये वो गवर्नमेंट थी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, तो रेवेन्यू भी यही कलेक्ट करती थी। वहीं पे हम दूसरी ओर बढ़ते हैं, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ नवाब। यहाँ पे क्या था? टाइटल था, नवाब राजा का टाइटल था, सिर्फ टाइटल था, पावर नहीं थी। सो नो पावर। मैं अगर एक राजा हूं जहां पे मैं किसी की पपेट हूं, मतलब मैं सिर्फ गद्दी में बैठी हूँ, बट काम मुझे जो दूसरा बोल रहा है मुझे वही काम करना पड़ रहा है, तो टाइटल तो मेरा है, लोगों की नज़र में सामने तो मैं जा रही हूँ, बट जो मेरे शब्द होंगे वो किसी और के होंगे। तो वैसे ही उस टाइम पे काम चलता था। सो नो पावर। अकाउंटेबिलिटी, अब अगर मैं लोगों के सामने आ रही हूँ तो लोग मुझसे ही तो सवाल पूछेंगे ना। तो अकाउंटेबिलिटी किसके पास हुई? मेरे ही पास हुई। बट दूसरा इंसान तो बैकफुट पे, वो तो दिख भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ काम करवा रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी उनकी होती नहीं है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट उस टाइम पे हम देखते थे। जो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस टाइम पे इन्होंने ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। सो अब ये जो डुअल गवर्नमेंट थी, डिफ्रॉडेड पीपल, मतलब लोग जो थे अब वो फ्रॉड बन रहे थे, जो इंडियंस भी बन रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन रही थी। अब ये तो सिर्फ डुअल गवर्नमेंट थी, ये कैसे लोगों को गलत इम्पैक्ट कर रही थी, गलत वो रास्ते में ले जा रही थी? सबसे पहला आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो थी बट गवर्नेंस नहीं था। अब ऐसा राज्य, अगर आप ऐसे राज्य में रह रहे हो जहाँ पे नाम की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती, तो आप भी बेईमानी तो करोगे ना। पुलिस वाला है, हेलमेट नहीं लगाओगे, अरे पुलिस वाला नहीं है, हेलमेट क्यों लगाना है? बस वही चीज़ ये लोग करना इन्होंने शुरू कर दिया। ऑफिसर्स वेंट करप्ट। अब जब कोई देख ही नहीं रहा है, जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट को हम पैसा क्यों दें? हम अपना पैसा पॉकेट में क्यों ना रखें? वहाँ पे ऑफिसर्स करप्ट बने। और ये सिर्फ इंडियन पीपल नहीं थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिशर्स के लोग भी थे जो करप्ट बन रहे थे। उन्होंने बोला अरे हम लंदन क्यों पैसा भिजवाएं, हम अपना घर चलाते हैं ना, पॉकेट में डालते हैं पैसा, चलते हैं। फिर नो जुडिशरी, मतलब नो लॉ। अब जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट के लिए। कैसे? हम अगर इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर लॉ ना हो तो क्रिमिनल रेट तो बढ़ेगा ना, लोग तो क्राइम करेंगे, लूटेंगे, मारामारी करेंगे। क्यों करेंगे? कोई पूछने को नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। जब वो सज़ा का डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे गड़बड़ तो होएगी। तो वही हुआ, नो लॉ नो जुडिशरी। करप्शन बहुत गंदे लेवल तक आगे बढ़ता रहा। एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर में भी डिक्लाइन देखते हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन की ये बात कर रहे थे, जिन्होंने राइट मांगा था निजामत का, दीवानी का, इन्होंने बोला कि अब तो एग्रीकल्चर जब कम होएगा तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू भी कम हुआ। बट चलो ये सब तो समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसी हुई
तो इस वजह से करप्शन हुआ। इसका एग्रीकल्चर से क्या लिंक है ये हम समझ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने उस टाइम पे लैंड ऑक्शन पॉलिसी निकाली थी। क्या थी ये पॉलिसी? हमने हमेशा से देखा है, अपने मिडिवल में भी पढ़ा होगा, जो जिस तरीके का एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था वो ये था कि जमींदार के अंडर कौन काम करते थे? पेजेंट्स काम करते थे। पेजेंट्स कौन? फार्मर्स। जो फार्मर्स होते थे वो काम करते थे और जमींदार कौन होते थे? जो उनसे काम करवाते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके का हम काम हमेशा मिडिवल से ही देखते हैं, मिडिवल हिस्ट्री से। तो अब जो ये जमींदार थे इन्होंने इनको फेंक दिया, बोला नहीं भाई अब ये लैंड तुम्हारा नहीं, निकलो अब यहाँ से, अब हम देखेंगे इस लैंड को। तो जमींदार को निकाल दिया, लैंड को ऑक्शन कर दिया, मतलब बोली लगा दी लैंड की। बोली लगती है ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, कितने की बोली? 1000 की, 1 करोड़, 3 करोड़, ऐसी बोली लगाने लगे। और बोला, बोली के लिए सेटअप किया, बोला 1 साल की लीज के लिए, 1 साल के रेंट के लिए आपको ये लैंड दिया जाएगा। तो अब बोली कौन लेगा? जो अमीर होंगे वही बोली लगा सकता है। तो अर्बन पीपल की अब यहाँ हम एंट्री देखते हैं। ये लोग जो थे ये डेवलप लोग थे, थोड़े बिजनेस क्लास, थोड़े मर्चेंट्स, ये लोग अब आने लगे और उन्होंने बोला ठीक है हम लैंड खरीदते हैं। आज भी खरीदते हैं ना हम लोग लैंड। क्यों खरीदते हैं लैंड? प्रॉपर्टी होगी, काम होएगा, प्रॉफिट होएगा। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लैंड तो खरीदना था बट कितने साल के लिए? रेंट के लिए 1 साल, ओनली 1 ईयर। इन्होंने बोला जो आप लैंड खरीद रहे हैं इस लैंड का एडवांस अभी दो भाई, एडवांस में काम होएगा, बाद में काम नहीं होगा। एडवांस में पैसा मांग लेते थे और लैंड देते थे। अब लैंड क्यों लेगा कोई? बेसिकली अभी हम लैंड लेते हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्होंने लैंड लिया था उस टाइम प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। जो इन्होंने जमीन ली उस पे इन्वेस्ट करो और अर्न करो, उस जमीन पे खेती करो, पैसा कमाओ। ब्रिटिशर्स को तो पैसा दे ही दिया है और जो बाकी पैसा आएगा वो आपकी पॉकेट के अंदर। तो वहां पे ये इन्होंने ऐसी पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। बट अब इस पॉलिसी से क्या हुआ? ये पॉलिसी भी बहुत बड़ा फेलियर बनी। कैसे बनी? 1 ईयर के लिए ये लीज थी। 1 ईयर बहुत छोटा टाइम होता है। जब भी हम कोई ज़मीन खरीदते हैं उस पे ज़मीन पे पैसा लगाना, उसको अगर वो बंजर है तो उसको उपजाऊ बनाना, उपजाऊ बनाने के बाद उस पर खेती बाड़ी करना, फिर उस पर आना। और कभी कभी साल में बारिश हो जाए, कुछ हो जाए तो शायद उस तरीके की खेती भी ना होना। हर वेदर कंडीशन हर जगह की अलग अलग होती हैं। तो वो जो 1 साल था वो बहुत ही छोटा टाइम था अर्बन लोगों के लिए उतना पूंजी कर पाना उस जमीन की। फिर अनरियलिस्टिक आर्बिट्री, जो एडवांस में पैसा लिया जाता था, ब्रिटिशर्स जो एडवांस में पैसा ले रहे थे ये पैसा एम ही ले रहे थे। उनका ये नहीं था कि भाई ये इतनी तुम्हारी इतनी फुट की ज़मीन है, इतनी स्क्वायर फीट की तुम्हारी ज़मीन है, इतनी उपजाऊ होगी, इतना पैसा हमको दे दो। कोई कैलकुलेशन नहीं होती था, कोई स्टैट्स नहीं था, जैसा मन होता था पैसा ले लेते थे। उसके बाद बिजनेसमैन से कोई नॉलेज नहीं थी। नॉलेज से अब अर्बन ज़मींदार जब था तो उसको तो ज़मीन का पता होता था, कैसे खेती बाड़ी करनी है, कितना उगना है, कितना नहीं उगना है। अब वो तो बिजनेसमैन थे, उनके इंडस्ट्री थी, उनको क्या पता कितना उगाना है कितना नहीं उगाना है। तो अब उनको तरीके की नॉलेज नहीं थी। वो पेजेंट्स पे प्रेशर बनाते थे, फार्मर्स पे प्रेशर बनाते थे, बोलते थे भाई तुम उगाओ। प्रेशर क्यों बनता था? प्रेशर भी एडवांस मनी की वजह से बनता था कि भाई हमने इतना पैसा दे दिया है, हम इतना उगाकर उससे डबल उगाएंगे, जितना दिया है। हर इंसान प्रॉफिट चाहता है ना। बस फार्मर्स पे प्रेशर बनने लगा। प्रेशर जब फार्मर्स पे बनने लगा तो अब फार्मर्स परेशान होने लगे। जो ये रिलेशनशिप्स थी जमींदार और पेजेंट्स की, जैसे ये काम करते थे वो रिलेशनशिप तो खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। अब बिजनेसमैन के साथ वो रिलेशनशिप बन नहीं पा रही थी क्योंकि वो लैंड में रहते ही नहीं थे, देखने नहीं आते थे, तो पैसा मांगने आते थे। अब फार्मर्स क्या उस बिजनेसमैन को समझाए, भाई इतनी उपजाऊ हुई, इतनी नहीं हुई, बंजर थी जमीन, ये था वो, ये चीज़ भी नहीं समझ पाते थे और प्रेशर डाले जा रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बोला भाई हम छोड़ रहे हैं, हम तो नहीं रहेंगे बंगाल में, कहीं और जाके खेती कर लेंगे, ऐसी जगह में खेती करने का क्या लाभ है, खुद जब आप इतना पिस रहे हो। तो इस प्रेशर ने फार्मर भाग गए, वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हम ये एग्रीकल्चरल डिक्लाइन देखते हैं, ये रेवेन्यू कलेक्शन में डिक्लाइन देखते हैं। अब ये जो 1765 में हम जो देखते हैं ये बक्सर इन्होंने जो जीता है, उसके बाद 1770s में हम ये ग्रेट फेमाइन
ग्रेट फेमाइन देखते हैं। ये बहुत बड़ा फूड क्राइसिस हो गया था, क्योंकि अब जब फार्मर्स नहीं है, हमारी जो आज भी इंडिया में आज भी प्राइमरी जो हमारा चलता है वो हमारा एग्रीकल्चर से ही चलता है। हमारे अगर फार्मर्स पीछे हट जाए ना तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो उस टाइम पे यही हुआ, फार्मर्स पीछे हट गए तो ग्रेट फेमाइन बंगाल का उस टाइम पे बहुत बड़ा फेमाइन हुआ था। बहुत बुरी तरीके से फूड क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ी। इस फेमाइन में जो 1/3 ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन, बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो पेरिश हो गई थी। पेरिश मतलब वो चले गई थी, खराब हो गई, भाग गए थे वो लोग। ठीक है, तो अब हमने फेमाइन के बारे में भी पढ़ लिया, देख लिया डुअल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को कैसे रिकवर किया, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो उनको सक्सेस की ओर ले गए, और जो हमने फर्स्ट वीडियो में बाकी फेजेस देखे थे उन फेजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, मैंने आप लोग के लिए एक्सरसाइज बनाई है एज यूजुअल, जैसे मैं आपको देती हूँ क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने क्वेरीज बता सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.